नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने आज बोला था कि हम एक विषय पे चर्चा करेंगे। आज दिनांक 15 जनवरी 2023। विषय है कि इन्वेस्टमेंट डज नॉट रिक्वायर स्मार्टनेस बट इट रिक्वायर्स पेशेंस, कमिटमेंट एंड नॉलेज। दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू द इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टस। अब मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ, एक स्टोरी एक ऐसे व्यक्ति की है। वो यूएस में रहता था और ये स्टोरी मैंने अपने मार्केट के बहुत अच्छे जानकार और करीबन 40 साल से उनका इस क्षेत्र में काम है, मिस्टर अजय बग्गा, उनसे मैंने स्टोरी सुनी थी। उनसे ये स्टोरी मैंने सुनी थी और शायद मैं तभी से प्रेरित हो गया था कि इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में मैं अपनी तरफ मेरा रुझान तब से ज़्यादा बढ़ा था। वो स्टोरी मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो ये स्टोरी है उस व्यक्ति की जो व्यक्ति यूएस में रहता था। यूएस में बिफोर 40 इयर्स यूएस में रहता था और वो एक लॉयर था और एट द एज ऑफ 30 तो उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। पर वो इन्वेस्टमेंट करने का उसका एक ये तरीका था कि वो कुछ रोज़ का रोज़ मर्रा की ट्रेडिंग नहीं करता था, एफएनओ भी नहीं करता था। वो मात्र इन्वेस्टमेंट करता था, ना कोई इंट्राडे ना स्विंग ट्रेडिंग, ये कुछ भी नहीं। तो उसके काम का स्वरूप ऐसा था कि वो हर एक साल में एक आईपीओ में उसका जो ब्रोकर था उसको पूछता था कि ये साल में कौन सा वाला आईपीओ जो आया है वो बेहतर आईपीओ है या आने वाला है, उसमें वो इन्वेस्ट करता था और हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता था। बिल्कुल स्ट्रेटेजी क्लियर थी। एक साल में एक शेयर में इन्वेस्ट करना है और अमाउंट रहेगी 1 लाख। इस तरह से उसने एट द एज ऑफ 30 इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और उसने आगे के 20 साल हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा था। इस तरह से उसने एट द एज ऑफ 50 20 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया था और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट थी मात्र 20 लाख रुपए। उसके सामने उसकी वाइफ जो थी वो भी उतनी एजुकेटेड थी, पर वो कोई जॉब नहीं करती थी बिकॉज उसका जो हस्बैंड था लॉयर था, इसकी इनकम बहुत अच्छी थी और इसके पास समय नहीं था लॉयर के पास, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट करता था। और इसके वाइफ के पास अच्छे खासे पैसे आते थे पति के द्वारा। तो वो क्या करती थी, मैं बैठे दिन भर बैठ के क्या करूँ, तो मैं ट्रेडिंग करूँगी। तो और उसको बताया गया था कि देखिए ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा पैसे से नहीं करना है, 1 लाख रुपया, उससे ज़्यादा से ट्रेडिंग नहीं करना। तो उसके पास जो भी कोई पैसा रहता था वो बैंक में एफडी करती थी और 1 लाख से ट्रेडिंग करती थी ऐसा। पर यह बात उसके पति को खटकती थी और वो हमेशा इस बात के खिलाफ रहता था कि तुम इस तरह से काम मत करो, पर वो उसकी नहीं सुनती थी। तो उसने क्या किया था कि उसका ब्रोकर भी उसने अलग बनाया था। वो अपनी कोई जानकारी बीवी को नहीं देता था, उसके ब्रोकर को नहीं देता था, क्योंकि वो ब्रोकर इनके पीछे लग जाता था, मेरे यहाँ पे ट्रेडिंग करो आप। तो उसने अपनी वाइफ और उसका ब्रोकर उससे ये सारी जानकारी हो सके उतना दूर रखी थी। अब हर साल वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा था। 20 साल का ये प्रोसेस हो चुका था। एट द एज ऑफ 50 ड्यू टू सम कॉन्सिक्वेंसेस उसका निधन हो गया। एट द एज ऑफ 50 उसका निधन हो गया। तो जिस दिन उसका निधन हो गया उसके बाद जब उसके सारे पेपर्स चेक कर रहे थे तब उन्होंने उसका जो इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट में करता था उसकी सारी डिटेल्स उन्होंने बाहर निकाली। तब जब उन्होंने वो सारी डिटेल्स बाहर निकाली तब वो बड़े अचंभित हुए। उसकी वाइफ और उसकी फैमिली वाले भौचक्के हो गए, क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो था वो इतना बड़ा था कि वो सोचने के बाहर था। बहुत कुछ ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाया था। एक पॉलिसी बनाई थी, एक रूल्स बनाया था, उसके अनुसार वो चलता था। जैसे कि मैंने बताया कि हर साल जस्ट होल्ड ऑन, जैसे कि वो हर साल 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करता था। तो उसने एट द एज ऑफ 31 और 32 दूसरा कुछ आईपीओ आया था। तो एक वाइन की कंपनी थी, दारू बनाने वाली कंपनी थी, उसमें उसने पैसा इन्वेस्ट किया था और वो शेयर की वैल्यू थी 10 रुपये, मात्र 10 रुपये। 1 लाख रुपया उसने इन्वेस्ट किया था। 1000 शेयर्स, कुछ 10,000 शेयर्स उसने लिए थे और उसने उसको रख दिया था। उसके बाद उसको देखना नहीं और एक बार लिया उसको बेचना नहीं फॉर द लाइफ टाइम। ये प्रोसेस से वो चल रहा था। ऐसे करते करते उसकी जो सारी जो आईपीओस की जो सारी कंपनियां थी वो 20 साल के बाद जब उसने देखा, उसकी वाइफ ने और उसकी फैमिली ने देखा, तो उसमें की 6 कंपनियां थी
6 कंपनियाँ थी, उसकी अमाउंट जीरो हो गई थी, उसकी अमाउंट जीरो हो गई थी, क्योंकि वो 6 कंपनियाँ, 20 में से 6 कंपनियाँ बंद पड़ गई थी। बची हुई 13 कंपनी, उन्होंने ऑलमोस्ट उसको 6x यानी 6 गुना उसका रिटर्न दिया था। इन्वेस्टमेंट के जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 13 लाख की 6 गुना दिया था, तो वो मिला के कुछ 60-70 लाख 80 लाख रुपया हो रहा था। पर एक शेयर जो था, जो ऐसा मैंने बोला दारू बनाने वाली कंपनी जो थी, उसका शेयर्स उसने आईपीओ में ले लिया और रखा। ज़्यादा नहीं, वो शेयर्स हर साल एवरेजली ग्रॉसली 3% बढ़ रहा था, ज़्यादा नहीं, एवरेजली 3% बढ़ रहा था। एवरेजली से आई एम नॉट से 3%, इट इज़ 30%, यानी 36% बढ़ रहा था, यानी महीने के कुछ 3%, यानी समझो कि कोई अपना 100 रुपया बैच पे देता है तो उसको 3 रुपया मिलता है, वैसे इसको 100 रुपये पे इसके 3 रुपये मिल रहा था उसके इन्वेस्टमेंट पे। बहुत सादा सिंपल गणित है, 3% मिल रहा था। पर बात ऐसी हो रही थी कि उसका साल का 36% हो रहा था, और हर 3 साल में उसका शेयर दुगना हो रहा था, हर 3 साल में उसका शेयर दुगना हो रहा था। ऐसे ही उसके जो पहले 3 साल थे, तब उसका शेयर 10 रुपये से 20 रुपया हो गया, 20 का 40, 40 का 80, 80 का 160, 320, 640 और 1000। 7 ट्रेडिंग साइकिल उनको मिले थे 20 साल में। ये जो 20 साल थे, 19-20 साल थे, उसमें उन्होंने 7 साइकिल्स मिले थे, ट्रेडिंग साइकिल जो 3 साल में जो डबल हो रहा था। तो उसकी अमाउंट 1000 रुपये हो गई थी। 10 रुपये के शेयर की अमाउंट 1000 रुपये हो गई थी। आप अगर कैलकुलेट करोगे 3% एवरेजली इंक्रीज ऑन द अमाउंट, तो अपने को मालूम पड़ेगा कि वो मल्टीबैगर बन गया था। आगे के 19 साल में जब उसने दूसरे साल के इन्वेस्टमेंट के दूसरे साल पे लिया था, तो 19 साल के बाद वो मल्टीबैगर बन गया था। वो शेयर 1000 रुपये का हो गया था। उसका डिविडेंड का तो हमने कोई कैलकुलेशन लिया ही नहीं लिया है, तो भी वो 1000 रुपये का हो गया था। और उसकी वैल्यू जो उसने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था, वो 1 करोड़ रुपया हो गया था, 1 करोड़ रुपया हो गया था। और उसके जो बचे हुए 13 शेयर से 50-60 लाख रुपया मिला, और इसका डिविडेंड ये सारा मिला के उसका अराउंड 2 CR अमाउंट उसका इन्वेस्टमेंट जर्नी में क्रिएट हो गया था। अब सोचो कि उसने अपना लॉयर का काम करते हुए, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क न करते हुए, मात्र ब्रोकर के एडवाइस से हर साल एक आईपीओ लिया, और उसके 2 करोड़ रुपए बन गए थे। बजाय उसके सामने उसकी वाइफ हर साल 1 लाख रुपए से ही ट्रेडिंग कर रही थी, मुश्किल से कुछ 7-8 लाख रुपए बनाए थे, और जो एफडी रखा था उसका कुछ 15-20 लाख रुपया बना था, तो उसके पैसा हार्डली कुछ 30-40 लाख रुपया बना था। उसके सामने इसके 2 CR बने थे। तो ये बताता है कि स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा निवेशित रहना चाहिए, और जब आपका कोई शेयर्स जब आपको मल्टीप्लाई रिटर्न देता है, मल्टीबैगर बनता है, तब जाके आपका पैसा बनता है। ट्रेडिंग से आप इनकम जनरेट कर सकते हो, वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। इसका और एक उदाहरण है रमेश दमानी, BSE के अब वो मेंबर है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। उन्होंने US में पढ़ाई की है, MBA किया है टेक्नोलॉजी और ये सारे विषयों में। तब जब 1999 में इन्फोसिस का IPO आया था, तब उसकी कीमत मात्र 10 रुपये थी। तब उन्होंने उनके जो फैमिली रिलेटिव्स है और उनको सबको बोला था कि ये शेयर कमाल दिखाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली है, आप इन्वेस्टमेंट रहो। उन्होंने सबसे पहला कोई काम किया होगा तो इन्फोसिस के शेयर्स लिए। इन्फोसिस का शेयर जिस दिन आया था, उस दिन वो अपर सर्किट लगा था। 10 रुपये का शेयर 12 रुपया हो गया था। तो लोगों ने बोला अपर सर्किट लगा, एक दिन में 20% मिल रहा है भैया। दूसरे दिन जैसे ही मार्केट खुल गया, लोगों ने अपर सर्किट का माल दूसरे दिन खुलते ही बेच दिया। 10 रुपये का 12 रुपया मिले, बोले हमको 10 रुपये का 12 रुपये मिले, पर उन्होंने वो शेयर बेचा नहीं। आज उसका भाव 10 रुपये का भाव आज 1500-1600 रुपया चल रहा है। उसमें स्प्लिट है, बोनस है, डिविडेंड तो हमने हिसाब लिया ही नहीं। अगर ऐसा पकड़ेंगे तो 10 रुपये का शेयर अराउंड 2000 रुपीज़ का हो गया मात्र 22 सालों में।
मात्र 1999 से लेकर 2022, समझो 23-24 साल में 2000 रुपये का हो गया। आज सोच सकते हो कि किस तरह की वेल्थ क्रिएशन हो गई है। ये ट्रेडिंग से नहीं बन सकती है, कंफर्म नहीं बन सकती है। तो इसीलिए मैंने जो विषय बोला था विषय का शीर्षक रखा था कि इन्वेस्ट डजंट रिक्वायर स्मार्टनेस। आप ऊपर गया तो बेचो, नीचे आया तो खरीदो, फिर कुछ स्कैल्पिंग करो, फिर कुछ BTST करो, इंट्राडे करो, स्विंग ट्रेडिंग करो। ऐसा कुछ न करते हुए बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी से इन्फोसिस के 10 रुपये के शेयर में हम लोग आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज वो 2000 रुपये का हुआ रहता। और अगर उसका हम लोग देखने जाए अराउंड 13,000 गुना से, आई हैव रिटर्न ये समय 13,000 गुना उसका रिटर्न मिला। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री जो आपको इतना पैसा बना के देगी? कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा बना रहना। अच्छा, इन्फोसिस का शेयर जो 10 रुपये से आज ये 2000 का जो मैं रिटर्न बोल रहा हूँ, इसके बीच में क्या क्या हो गया? इसके बीच में कारगिल की लड़ाई हो गई, इसके बीच में कारगिल की लड़ाई होगी। 2004 साल में वाजपेयी जी हार गए, बीजेपी सत्ता से नीचे आ गई। उसके बाद 2009 में ताज पे हमला हुआ। उसके बाद हमला होने के बाद अब ये 2019 में हमारा ये जो कुछ बीच में एक बैटल हुआ था, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं है, 2019 से पहले कुछ हुआ था। उसके बाद कोरोना आया। और एक बात, 2008 की मंदी, वो भी इसी बीच के पीरियड में आई। ये सारे पूरे प्रोसेस होने के बाद भी ये 10 रुपये का शेयर 2000 रुपये। ये सारी अड़चने, ये सारे ड्रॉबैक्स, ये सारी क्या बोलते हो रास्ते के पैथॉल्स आने के बाद भी ये शेयर की कीमत 2000 है। तो ये क्या इंगित करता है, ये क्या बताता है, ये क्या सिग्नल करता है कि आपको स्टॉक मार्केट में निवेशित रहना है। बहुत कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, थोड़ा बहुत जानकारी ले लो। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस कंपनी का है तो आप इन्वेस्टमेंट रहो, आपका पैसा बनेगा। आपको देना पड़ेगा नॉलेज, टाइम, ये 2 चीज़ें आपको देनी पड़ेगी मार्केट को, और पैसा। ये 3 चीज़ें आप अगर दे रहे हो तो ये मार्केट आपका है। तो अब तो मैंने सब कुछ सारा बता दिया, ये सारा ज्ञान मैंने आपको दे दिया। आप लोगों ने मेरा जो वीडियो है वो करीबन 12 मिनट देख भी लिया। अब पूरा रामायण हो गया, राम की सीता कौन है क्या, अयोध्या सब आ गया, सब हो गया। अब बात ऐसी है कि भैया अब कौन सा शेयर है कि जो आने वाले 10 सालों में कमाल दिखाएगा, ये बताओ। अब आपकी बातें पूरी हो गई, ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में आया होगा, ये मैं समझ रहा हूँ, और मैं भी ये समझ रहा हूँ कि कोई जब ये वीडियो देखता है तो हमेशा ये सोचता है कि ऐसी अगर सोच है तो आज मैं ऐसा कौन सा शेयर लूँ जो आगे के 10 साल के बाद मल्टीबैगर बनेगा। तो मैं बता दूँ, पहले क्लियर कर दूँ, मैं सेबी का रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ। ये मेरी सोच है और ये मेरी सोच फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पज़ है। और मेरा ये कहना है कि अदानी विल्मर, आज ये 500-600 रुपये का स्टॉक है। अदानी विल्मर ये आगे जाके ये 500-600 रुपये का शेयर आगे के 10 साल में 10,000 का बनेगा। ये राजू इधर ही रहेगा। 10 साल के बाद आके राजू को पूछना, कभी भी पूछ लेना ये अदानी विल्मर का शेयर कहाँ पे गया। और इसमें डिविडेंड हम लोग नहीं जोड़ रहे, सिर्फ इसका यहाँ से ग्रोथ बता रहा हूँ। अभी कुछ हेडवाइंड्स टेलवाइंड्स चल रहे हैं, ये थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ये तो सब होते रहेगा। पर ये शेयर मल्टीबैगर है, ये कंफर्म जान लो, क्योंकि ये आने वाले दिनों में, अभी ये ऑयल एक्सपोर्ट, फूड ऑयल का इंपोर्ट का कुछ काम कर रहा है। आने वाले दिनों में FMCG सेक्टर में पूरी तरह से अपने पैर पसारने वाला है। जैसे कि जो ITC का आटा है, बिस्किट्स है, और ये सारे सेक्टर्स में ये एंट्री लेने वाले हैं। और ये FMCG का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने वाला है, ऐसी मेरी सोच है। देखते हैं अब आगे के 10 साल के बाद क्या होता है। पर मेरा तो पूरा 100% इस पर बायस है कि ये शेयर मल्टीबैगर है। तो चलो आज यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है। हाँ, और एक बात कि ये जो लिकर की कंपनी थी, ये जो तब उसने इन्वेस्टमेंट जो USA वाले बंदे का दिया था, वो इन्वेस्टमेंट आगे के 5 साल में उसके भी दुगना हुआ था, शायद। उसके बाद उसके वाइफ ने, शायद उसका एज हो गया था, उसके बाद उसने वो पैसा विड्रॉ कर लिया था, ये भी ध्यान लो। यानी वहाँ से भी वो आगे बढ़ा था, ठीक है।
आज यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, और इसी बात से कि इन्वेस्टमेंट इज़ अ जर्नी, नॉट अ हॉल्ट फॉर अ डे। बाय।